दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बीजेपी और एआईएमआई टीम को नो एंट्री। सासाराम में भी भाजपा का प्रतिनिधि मंडल रोका गया। जी देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि वह भाजपा विधानमंडल दल के प्रतिनिधि मंडल के साथ उपद्रवग्रस्त बिहार शरीफ के दौरे पर थे। यह घटनास्थल पर जाकर मृतक गुलशन कुशवाहा के परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना देना चाहते थे, पर नालंदा के डीएम और एसपी द्वारा उन्हें सर्किट हाउस में बताया गया कि उन क्षेत्रों में धारा 144 लगा है, इसलिए प्रतिनिधि मंडल को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विजय सिन्हा ने सवालिया लहजे में पूछा कि अगर जिले में धारा 144 लागू है तो हमें तब क्यों नहीं बताया गया जब हमने अपना कार्यक्रम प्रशासन को भेजा था। वहीं सासाराम में भी पुलिस ने बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को विक्रमगंज के मोहने के पास रोक लिया। सासाराम में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद है। वहीं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और शांति मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इस्लाम के नेतृत्व में बिहार शरीफ पहुंची टीम भी रोक दिया गया। बड़ी खबर में देखें, नालंदा में 8 अप्रैल तक इंटरनेट बंद। सासाराम में घायल व्यक्ति की मौत, प्रशासन अलर्ट। क्या देखिए, बिहार में रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा अब थम चुकी है, मगर पुलिस और प्रशासन स्थिति को लेकर अभी अलर्ट है। बताया जा रहा है कि नालंदा में 8 अप्रैल तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सासाराम में भी अभी इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी। पुलिस की सुरक्षा में बाजार को खोला जा रहा है। दोनों जगहों पर अभी भी धारा 144 लागू है। जिला प्रशासन ने बिहार शरीफ के सामान्य स्थिति को देखते हुए कल से दुकानों को खोलने में थोड़ी और राहत दी है। शहर की दुकानें अब दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी। इससे पहले 2 बजे तक ही खोलने का आदेश था। और देखिए, सासाराम में हिंसा में घायल एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि उसे इलाज के लिए वाराणसी में भर्ती कराया गया था। मृतक की पहचान रोहतास के नरसरीगंज थाना क्षेत्र के अमियार गांव निवासी निरंजन चौधरी के पुत्र राजा चौधरी के रूप में हुई है। वो अपनी मां की आंखों का ऑपरेशन कराने मौसी के घर सासाराम आया था। लोगों ने बताया कि जिस वक्त सासाराम में हिंसा बढ़ के राजा घर की छत पर खड़ा था, तभी उपद्रवियों ने उसे अपना निशाना बना लिया। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में फिर से बढ़ने लगा है कोरोना। लगातार दूसरे दिन 17 मरीज मिले। जी हाँ, देखिए, बिहार में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें पटना में 13 और 4 गया में मिले हैं। मालूम है कि बुधवार को भी कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए थे, जिसमें पटना गया से 3 और खगड़िया से 1 मरीज मिले थे। राज्य में कुल 43,803 कोरोना जांच में 17 संक्रमित मिले हैं। वहीं देखिए, पटना में गुरुवार को 16 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 11 पटना के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। 5 संक्रमित अलग अलग जिलों के हैं। पटना में अब कुल सक्रिय संक्रमित की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संक्रमण दर बढ़कर 0.20% हो गई है। वहीं पटना में 4318 लोगों की जाँच में ये संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कोरोना गाइडलाइन जारी। मास्क के बिना नो एंट्री। ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी। तैयार होने लगे हैं कोविड सेंटर। जी देखिए, बिहार में कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट ने भी अब दस्तक दे दी है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना समेत राज्य में फिर से एक बार संक्रमण बढ़ने लगा है। इस बार भी शहरी इलाकों में ही सबसे अधिक संक्रमण का प्रभाव दिख रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को पटना के आंकड़े ने हैरान किया जब 21 मरीज संक्रमित मिले। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट भी एक महिला के अंदर मिल चुका है। वहीं अस्पतालों में मास्क के बिना एंट्री पर रोक लगने लगी है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर एक बार फिर से तैयार किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के जिस सब वेरिएंट से फिर तबाही का आलम दिख रहा है, उस वायरस ने बिहार में भी दस्तक दे दी है। सासाराम की एक महिला में संक्रमण पाया गया है। पटना के IGIMS अस्पताल में जाँच के दौरान पुष्टि हुई है। इस वेरिएंट में तेजी से फैलने की क्षमता है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और अपनी तैयारी तेज कर दी है। बड़ी खबर में देखिए, मुजफ्फरपुर को सीएम नीतीश की मेगा सौगात। इथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। कहा सबसे बड़ा उत्पादक बनेगा बिहार। जी देखिए, मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मोतीपुर में जिले के पहले एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है। यह एथेनॉल प्लांट बिहार की तरक्की के प्रमाण है। हम लोग 2007 से बिहार में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है। इसे तेज करने के लिए हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग लंबित है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार एथेनॉल उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य बनेगा।
बड़ी खबर में देखिए, मनीष कश्यप नई मुश्किल में, अब एनएसए के तहत केस दर्ज, हो सकती है लंबी जेल, फिलहाल 19 अप्रैल तक हिरासत में। जी देखिए, बिहार के चर्चित यूट्यूबर और मनीष कश्यप पर कानून का और शिकंजा कसा गया है। यूट्यूबर पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तमिलनाडु प्रवासी बिहारियों के साथ कथित हिंसा का फेक वीडियो बनाने और वायरल में करने के आरोप में मनीष कश्यप जेल में है। तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने पहले से केस दर्ज के मामले में मनीष की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। नया केस दर्ज होने के बाद मनीष को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनएसए के तहत केस दर्ज में मनीष कश्यप लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस में 3 माह तक जमानत मिलने की संभावना नहीं है। उसे 1 साल तक संदेह के आधार पर हिरासत में रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा को खतरे की आशंका होने पर एनएसए एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 1,60,000 स्नातक पास छात्राओं को इसी महीने मिलेंगे 50,000 रुपये, जल्द करा स्टेशन। जी देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में प्रति छात्रा 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डालने की कवायद अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 18,365 बालिकाओं को राशि दी जाएगी। अप्रैल माह के अंत तक करीब 1.6 लाख से अधिक बालिकाओं के खाते में प्रोत्साहन राशि डालने का लक्ष्य बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 650 करोड़ से अधिक राशि जारी कर दी है। वहीं देखिए, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पोर्टल पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 1.95 लाख से अधिक बालिकाओं के परीक्षा परिणाम अपलोड किए गए हैं। इनमें करीब 1.6 लाख बालिकाओं ने विभागीय पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए पंजीयन कराया है। रिजल्ट के अनुसार पंजीयन कराने के लिए करीब 36,000 बालिकाएं और रह गई है। इन्हें पंजीयन के लिए 30 अप्रैल तक का समय और दिया गया है। सभी बालिकाओं को अतिशीघ्र राशि उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है। साथ ही देखिए, बिहार में 12वीं में फर्स्ट डिवीजन के पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये देगी सरकार, बस ऐसे करे आवेदन। जी देखिए, बिहार बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि जिस भी छात्रा ने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है उन्हें सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिलने वाली है। छात्राओं को सरकार की ओर से 25,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें medasoft.bihar.nic.in पर अपलोड कराना होगा। इसके बाद छात्राओं को इससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। गौरतलब है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों का निवास स्थान बिहार होना चाहिए। साथ ही 12वीं में पहले डिवीजन से पास होना भी अनिवार्य है। मालूम है कि छात्राओं के उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके जरिए 25,000 रुपये तक की मदद की जाती है। वहीं 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले छात्राओं को 10,000 की राशि दी जाती है। बड़ी खबर में देखिए, सारण स्नातक सीट पर महागठबंधन की बड़ी जीत, फिर हारे बीजेपी के महाचंद्र, जदयू के वीरेंद्र नारायण ने दी पटकनी। जैसे कि बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के नतीजे आ गए हैं। बात अगर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो महागठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव ने बाजी मारी है। वह अपने विरोधी बीजेपी के उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह को 5,951 वोटों से मार दी है। वहीं देखिए, वीरेंद्र नारायण को जहां 32,249 मत मिले हैं तो वहीं महाचंद्र प्रसाद को 26,288 वोट हासिल हुए हैं। सारण स्नातक सीट जदयू के खाते में गई है। इस सीट की चर्चा इसीलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि 36 साल तक लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे महाचंद्र प्रसाद को महागठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण से करारी हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब इंजीनियर गांव-गांव जाकर जल की आवश्यकताओं को जानेंगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आहार पेय नेटवर्क का काम बिहार के दक्षिणी इलाकों में 5,000 साल पहले शुरू हुआ था। उस समय के लोग भी इसके महत्व को समझते थे। हाल में बिहार में जल और हरियाली के लिए किए गए कार्यों का विश्व स्तर पर सराहा गया है। जल संरक्षण को लेकर राज्य के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग के इंजीनियर गाँव-गाँव में जाए और जायजा लेते रहे कि जल संचयन को लेकर क्या क्या काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को लघु जल संसाधन विभाग के 715 करोड़ की 628 सतही सिंचाई और जल संचयन योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अच्छा काम करने वाले इंजीनियरों की लोग तारीफ करते हैं।
बड़ी खबर में देखिए सीआरपीएफ में इस साल 1,30,000 भर्तियां होगी। जी देखिए सीआरपीएफ में 1.3 लाख सिपाही की भर्ती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि 10% सीट अग्निवीरों से भरा जाएगा। हालांकि अभी आवेदन शुरू होने और खत्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और देखिए मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सिपाही के कुल 1,29,929 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 4,667 पद उम्मीदवार महिलाओं के लिए शामिल है। उम्मीदवारों को होना जरूरी है, वही उम्र 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के माध्यम से होगा। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही अगले चरण की परीक्षा में बैठ पाएंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार में स्नातक एडमिशन की तैयारी पूरी। 15 जुलाई से शुरू होगी क्लास। तुरंत जाने आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल। देखिए बिहार में इंटर परीक्षा का रिजल्ट आने के साथ स्नातक में एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2023-26 में नामांकन को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया गया है। हालांकि आवेदन के लिए पोर्टल कब से खुलेगा यह तय नहीं हो सका है, लेकिन 31 मई के बाद न तो किसी अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाएगा, न ही पोर्टल पर किसी कॉलेज का नाम जोड़ेगा। वहीं गर्मी की छुट्टी यानी जून में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 30 जून तक नामांकन के लिए समय दिया जाएगा और 15 जुलाई से हर हाल में कॉलेज में स्नातक की कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए पटना से गोवा के लिए अब सीधी विमान सेवा हफ्ते में 4 दिन होगी ऑपरेट। दुर्गापुर के लिए भी फ्लाइट। देखिए पटना से विमान से गोवा और दुर्गापुर जाना अब आसान हो जाएगा। गोवा के लिए पटना से इंडिगो की सीधी फ्लाइट 22 मई से शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 4 दिन ऑपरेट करेगी। वहीं इंडिगो की ही 30 मई से पटना दुर्गापुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है। यह सप्ताह में 3 दिन ऑपरेट होगा। गोवा के लिए विमान सेवा शुरू होने से पटना से गोवा जाना अब आसान हो जाएगा। में देखिए बिहार में इस महीने लू चलने की संभावना नहीं। राज्य में पिछले साल से कम गर्म रहेगा। अप्रैल 20 के बाद बढ़ेगा पारा, 42 डिग्री तक जाएगा। देखिए पटना समेत पूरे राज्य में अप्रैल का महीना पिछले साल के मुकाबले कम गर्म रहेगा। 20 अप्रैल के बाद तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है, पर लू चलने की संभावना बहुत कम है। अप्रैल के पहले सप्ताह में उत्तरी पछुआ हवा चल रही है, जिसके वजह से सुबह और देर रात ठंड का एहसास होता है। 15 के बाद पछुआ हवा चलेगी, जिससे सुबह और रात में ठंड नहीं लगेगी। खास बात यह है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बिहार के दक्षिण पूर्व के 6 जिलों भागलपुर, बांका, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, गया और झारखंड से सटे जिलों के अलावा जहाँ छोटे छोटे पहाड़ है वहाँ काल बैसाखी का प्रभाव रहेगा। 15 अप्रैल के बाद तापमान बढ़ेगा। और देखिए सबसे ज्यादा तापमान का असर बिहार के दक्षिणी पश्चिमी जिलों बक्सर, भागलपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल के साथ यूपी से सटे जिलों में रहेगा। इन जिलों में गर्म हवा चलेगी, पर यह लू के प्रभाव वाला नहीं होगा। लू के लिए जरूरी है कि बड़े क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक हो और यह कम से कम 2 दिनों तक रहे। जहां तक पटना की बात है तो राजधानी और आसपास के इलाकों में 15 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 36 से 39 तक रहेगा और इसके बाद अधिकतम पारा 42 तक रहने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।